हेलो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों। तो क्या हाल चाल, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी चल रही होगी एकदम मस्त। तो दोस्तों हम 2 चैप्टर्स को हम लोग अपनी एनसीईआरटी एक्सप्रेस में कवर कर चुके हैं, जैसे दी लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हमने तीसरा प्लांट किंगडम रखने की कोशिश किया, पर थोड़ा उसकी एनसीईआरटी लेंथी है तो थोड़ा उसमें टाइम लगेगा, तो इसलिए मैंने छोटा सा चैप्टर उठा लिया जिसमें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में अगर देखा जाए तो नई एनसीईआरटी के हिसाब से आपका एनिमल टिश्यू वाला पार्ट भी कट चुका है और कॉकरोच भी कट गया है। केवल अगर देखा जाए तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में केवल आपका फ्रॉग दिया हुआ है, लेकिन अगर एनडीए के सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो उसमें एनिमल टिश्यू भी आपको पढ़ना पड़ेगा, तो और कॉकरोच भी पढ़ना ही है। तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो डाल दूंगा, फिर एक पार्ट में मैं कॉकरोच करा दूंगा, एक पार्ट में एनिमल टिश्यू करा दूंगा। ये छोटा छोटा पार्ट रहेगा तो जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा, ठीक। तो आज इसमें हम लोग कुछ नहीं, ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन दिए हुए हैं, थोड़ा सा ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम के बारे में। उसके बाद डायरेक्ट हम आ जाएंगे फ्रॉग पर। फ्रॉग में हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब फ्रॉग में जैसे सबसे पहले फ्रॉग का इंट्रोडक्शन हो गया, कहाँ रहता है, क्या करता है, क्या खाता है, कैसे सांस लेता है। उसके बाद मान के चलो उसमें फिर पढ़ना है आपको मॉर्फोलॉजी, एनाटमी, उसके बाहरी स्ट्रक्चर के बारे में, फिर अंदर के स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, ब्रीदिंग। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को कवर करनी है। तो बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं, करते हैं शुरू। तो आप अगर एनसीईआरटी साथ में हाईलाइट करना चाहते हैं तो साथ में कर सकते हैं, अन्यथा आप बाद में भी कर सकते हैं। आप ऐसे देखते रहिए, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हमारे साथ में रीड करते रहेंगे। तो ये वीडियो भी बहुत ही अच्छा होने वाला है। इसमें हम लोग लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड, एक एक वर्ड को हम लोग कवर करने वाले हैं, कुछ भी छोड़ने वाले नहीं हैं। बस आप ऐसे ही लगे रहेंगे तो आपके पूरे सिलेबस भी ऐसे धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं इसमें दिया क्या हुआ है। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर का नाम है हमारा इन एनिमल्स। तो उसमें हम देखेंगे तो सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन दी हुई है टिश्यू के बारे में, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम के बारे में। तो पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे दिया है यहाँ पे, इन प्रीसीडिंग चैप्टर्स यू केम अक्रॉस ये लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑफ द एनिमल किंगडम। जैसे एनिमल किंगडम जो पीछे का चैप्टर्स है वो भी एनिमल किंगडम में कराऊंगा तो थोड़ा लेंथी है, तो उन सभी में यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, ढेर सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया गया है। तो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल फंक्शन लाइक डाइजेशन, रिस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन आर परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल। जो सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ये सभी प्रोसेस जो होते हैं वो सिंगल सेल के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। उसी तरह से अगर देखा जाए इन दी कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे मल्टी सेलुलर एनिमल्स जो होते हैं दी सेम बेसिक फंक्शन आर कैरीड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर। यही सेम फंक्शन जो यूनिसेलुलर में सिंगल सेल के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, वही फंक्शन यहाँ पर मल्टी सेलुलर एनिमल्स में अलग अलग सेल्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, एक ऑर्गेनाइज, वेल ऑर्गेनाइज मैनर में परफॉर्म किया जाता है। जैसे एक्सक्रीशन के लिए कोई और सेल है, ब्रीदिंग के लिए कोई और है, मतलब हर चीज़ के लिए अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती हैं, जो आपको हम टिश्यू जब पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे। तो यहाँ हम देखते हैं दी बॉडी ऑफ ए सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा इज ए मेड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स एंड द नंबर ऑफ सेल्स इन ईच टाइप कैन बी थाउजेंड्स। कह क्या रहा है दोस्तों कि हाइड्रा इज मेड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। हाइड्रा जो है वो अलग अलग सेल्स से मिलकर बना हुआ है, और द नंबर ऑफ सेल्स इन ईच टाइप, और हर टाइप में अगर देखा जाए तो हज़ारों सेल पाए जाएंगे, हज़ारों सेल के एक एक टाइप हैं। तो द ह्यूमन बॉडी इज कम्पोज ऑफ बिलियंस ऑफ सेल। ये नंबर आप याद रखिएगा, यहाँ बिलियन मिलियन करके मान लो स्टेटमेंट दे दे। इंट्रोडक्शन है भाई, थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। वैसे कोई बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं बनते हैं क्वेश्चन बनने के, लेकिन दे ही देगा तो क्या करोगे आप। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि द ह्यूमन बॉडी कंपोज्ड ऑफ बिलियंस ऑफ सेल टाइप सेल टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। मतलब अलग अलग से फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए मतलब अलग अलग प्रकार के सेल हमारी ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। हाउ डू दीज सेल्स इन द बॉडी वर्क टुगेदर। अभी पूछ रहा है कि ये हमारी बॉडी में ये सभी सेल्स कैसे वर्क करते हैं। तो ये चीज़ें आपको जो हम टिश्यू, एनिमल टिश्यू पढ़ाएंगे तो उसमें हम बताएंगे कि कौन कौन से टिश्यू कैसे वर्क करते हैं, ठीक। तो अभी इसमें हम आगे देख लेते हैं।
जिसे आगे लिखा एज यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन योर अर्लियर क्लासेस, जैसे आप पहले क्लासेस में पढ़ चुके होंगे कि इन मल्टी सेलुलर एनिमल्स ये ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलॉन्ग विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंस परफॉर्म ये स्पेसिफिक फंक्शन सच एज ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड टिश्यू। जैसे आपने 9th क्लास में आपको सेल एंड टिश्यू के बारे में पढ़ाया गया होगा, जिसे एक या एक से अधिक सेल मिलकर क्या बनाते हैं, एक या एक से अधिक सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं। ठीक, तो ये जो अलग अलग सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, तो टिश्यू के साथ साथ क्या होता है, अलॉन्ग विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंस। तो इन टिश्यू के बीच में, मतलब इन टिश्यू में सेल के बीच में जो होता है इंटरसेलुलर सब्सटेंस भरा होता है, मतलब मैटर भरे होते हैं, और उसी के बीच में ये सेल ये मतलब ऐसे कनेक्टेड होते हैं, और बीच में क्या होते हैं, इंटरसेलुलर सब्सटेंस पाए जाते हैं इनके गैप में। तो वही कह रहा है, तो मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स जो होते हैं अलॉन्ग विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंस, मतलब ग्रुप ऑफ सेल और किसके साथ, मतलब इंटरसेलुलर सब्सटेंस के साथ, तो उसे हम टिश्यू कहते हैं। ये टिश्यू की डिफिनीशन दी हुई है। परफॉर्म ये स्पेसिफिक फंक्शन, ग्रुप ऑफ सेल इस परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड टिश्यू। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को हम टिश्यू कहते हैं। ये टिश्यू का डिफिनीशन यहाँ दिया हुआ, बाकी हम एनिमल टिश्यू जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। ठीक, तो यहाँ हम देखते हैं, यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल कंसिस्ट ऑफ ओनली 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू। आप यह जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि हमारे जो एनिमल्स होते हैं वो ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल, जितने कॉम्प्लेक्स एनिमल हैं वो केवल 4 टाइप के टिश्यू से मिलकर बने हुए हैं, 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू। दीज टिश्यू आर ऑर्गेनाइज्ड in specific proportion and pattern to form an organ like stomach, lung, heart and kidney। और ये जो होते हैं मतलब एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, और उसके लिए अलग अलग ऑर्गन, जैसे लाइक स्टमक हो गया जो डाइजेशन का आप कार्य करता है, लंग्स जैसे आप ब्रीदिंग में यूज करते हैं, हार्ट जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है, किडनी जो हो गया एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। तो मतलब अलग अलग जो ऑर्गन अलग अलग बनाए गए हैं, तो वो सब अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक, तो व्हेन 2 or more ऑर्गन परफॉर्म ये कॉमन फंक्शन, जब 2 या 2 से अधिक ऑर्गन ये एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, मतलब कोई एक ही काम करते हैं। तो बाय द एग्जांपल जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, ईटीसी, सेल टिश्यू ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम स्प्लिट अप वर्क इन ए वे दैट एग्जिबिट्स डिवीजन ऑफ लेबर एंड कंट्रीब्यूट टू सर्वाइवल ऑफ द बॉडी एज ए होल। तो इसके आगे हम देखते हैं, तो ये ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ। वैसे ऑर्गन सिस्टम में भी आई ईयर आपका जो आता था वो भी शायद लगभग सिलेबस से हट ही चुका है, तो उसको भी आपको पढ़ना नहीं है इसमें। तो दी बेसिक टिश्यू एज यू हैव लर्न इन अर्लियर क्लासेज ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गन्स व्हिच इन टर्न एसोसिएट टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि आपने पढ़ा होगा सेल से मिलकर टिश्यू बन रहा है, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बन रहा है, और ऑर्गन सभी मिलकर ऑर्गन सिस्टम को बना रहे हैं। ये चीज़ आपको बताई गई होगी। ठीक, तो ये आपको बेसिक चीज़ें 9th में पढ़ाई जाती हैं, तो ये चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है। तो सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज इसेंशियल फॉर मोर एफिशिएंट एंड बेटर कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज ऑफ मिलियंस ऑफ सेल। तो जो ये ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम का ये ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, तो इस ऑर्गेनाइजेशन का होना ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है, ताकि मतलब अच्छी तरह से एफिशिएंट तरीके से ये कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज़ जो है मिलियन ऑफ सेल की कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज़ मतलब एक साथ मिलकर ये अच्छे फंक्शन को परफॉर्म कर सके। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं कि क्या है। तो आगे दिया हुआ है कि ऑर्गन इन आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ 1 or more टाइप ऑफ टिश्यू। हमारे बॉडी में जो ऑर्गन होते हैं वो एक या एक से ज़्यादा प्रकार के टिश्यूज से मिलकर बने होते हैं। फॉर एग्जांपल आवर हार्ट इज कंसिस्ट ऑफ ऑल 4 टाइप ऑफ टिश्यू। जैसे हमारा हार्ट जो है वो सभी चारों प्रकार के टिश्यू से मिलकर बना हुआ है, दैट इज इपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल। ये चारों प्रकार के टिश्यू हम आपको एनिमल टिश्यू में पढ़ाएंगे। ठीक, तो बी आल्सो नोटिस आफ्टर सम careful study that the complexity in organ and organ system displays certain discernible, भैया ये बायोलॉजी की अंग्रेजी है, ट्रेंड। तो दिस डिस्क्रिनेबल ट्रेंड इज कॉल्ड इवोल्यूशनरी ट्रेंड। यू विल स्टडी द डिटेल इन क्लास 12। ये इवोल्यूशनरी मतलब आप इवोल्यूशन वहाँ पे पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको चीज़ें बताई जाएंगे। ठीक,
तो इन दिस चैप्टर यू बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इनटू मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग। मॉर्फोलॉजी रिफर्स टू स्टडी ऑफ एक्सटर्नल विजुअल फीचर्स इन द केस ऑफ प्लांट्स माइक्रोब। इन टर्म ऑफ मॉर्फोलॉजी precisely mean only this. In the case of animals, this refer to external appearance of the organs or part of the body. The word anatomy conveniently is used for the study of morphology of internal organ in the animals. अब भैया इसमें मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी दो वर्ड यूज किया गया है, तो दोनों वर्ड का मतलब क्या है? मॉर्फोलॉजी, इस चैप्टर में हम मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी पढ़ने वाले हैं फ्रॉग की, ठीक। तो इसमें क्या है, मॉर्फोलॉजी जो होता है, मॉर्फोलॉजी की डिफिनीशन दी गई है कि मॉर्फोलॉजी जो है वो एक्सटर्नल स्टडी इसमें हम करते हैं। मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत क्या होता है कि हम एक्सटर्नल स्टडी करते हैं, मतलब बाहर बाहर पढ़ते हैं, ठीक। और एनाटॉमी के अंतर्गत जो होता है हम एक्सटर्नल अपीयरेंस के बारे में जानते हैं, जैसे इंटरनल ऑर्गन हो गए, वो उन सभी चीज़ों के बारे में हम इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। तो ये चीज़ें हो गई। तो इसके बाद जो मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी की ये डिफिनीशन हो गई। तो मॉर्फोलॉजी जब वर्ड आ जाए तो आपको एक्सटर्नल चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक। मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल और एनाटॉमी मतलब इंटरनल, तो ये चीज़ आप कंफ्यूज ना होइएगा। तो अब इसके बाद हम चलिए देखते हैं फ्रॉग के बारे में। अब फ्रॉग यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है कि फ्रॉग के बारे में क्या लिखा हुआ है। हाँ, तो भाई लोग हमारा पेज उड़ रहा था तो हमने एक चिमटी लगा दिया कपड़े वाली, भैया पेपर वाली है नहीं, गरीब आदमी हूँ। तो चलिए देखते हैं कि फ्रॉग के बारे में क्या लिखा हुआ है। फ्रॉग कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन फ्रेश वाटर एंड बिलोंग टू क्लास एम्फीबिया सॉरी फाइलम कॉर्डेटा। तो फ्रॉग जो है हमारा वो भैया दोनों जगह पे रह सकता है। फ्रॉग जो है क्लास एम्फीबिया से बिलोंग करता है, इसका फाइलम कॉर्डेटा होता है। द मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ फ्रॉग फाउंड इन इंडिया राना टिग्रीना। भैया राना साहब हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। तो आपके इंडिया में एक गाना भी फेमस है, राणा जी माफ़ करना, तो उसी से आप याद रखना कि राना टिग्रीना जो है ये मोस्ट कॉमन स्पीसीज है जो हमारी इंडिया में पाया जाता है। दे डू नॉट हैव कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर। मेढक जो होता है उसके बाद कोई कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं होती है। दैट इज़ दियर बॉडी टेम्परेचर वेरी विद द टेम्परेचर ऑफ द इन्वायरमेंट, क्योंकि जो इसका बॉडी टेम्परेचर होता है वो इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के हिसाब से वो वेरी करता रहता है, बदलता रहता है। मतलब जैसा इन्वायरमेंट होता है वो अपनी बॉडी टेम्परेचर को वैसे अडॉप्ट करके चेंज कर लेता है, ठीक। सच एनिमल आर कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड आर पोइकिलियोथर्मिक, जिसके कारण इसे कोल्ड ब्लडेड या पोइकिलियोथर्म्स कहा जाता है, ठीक। यू माइट हैव आल्सो नोटिस चेंज इन कलर ऑफ द फ्रॉग व्हाइल दे इन ग्रासेज ऑन ड्राई लैंड। मतलब जब यह घास में होता है या ड्राई लैंड पे होता है या ज़मीन पर, मतलब ऐसे सूखी जगहों पर पाया जाता है, तो ये अपने कलर को चेंज करता रहता है। ये क्या आपने कभी नोटिस किया है? तो आपने ज़रूर देखा होगा कि ये जब घास में होता है तो घास के कलर का हो जाता है, अगर ज़मीन पर आता है तो उसे मिट्टी के कलर का हो जाता है, भूरा भूरा हो जाता है। तो ये अपने कलर को चेंज करता रहता है। तो दे हैव एबिलिटी टू चेंज इन कलर टू हाइड देम फ्रॉम द इनमीज, जिसे कैमोफ्लेज कहते हैं, ठीक। तो इसके पास एबिलिटी होती है, इसके पास वो कैपेसिटी होती है कि अपने कलर को चेंज कर सकता है अपने इनमी से बचने के लिए, मतलब अपने शत्रुओं से बचने के लिए यह अपने कलर को जगह जगह पर चेंज करता रहता है, जिसे कैमोफ्लेज कहते हैं, या मतलब धोखा देता है आपको। आपकी आंखों के सामने रहेगा लेकिन आप उसे देख नहीं पाएंगे। लेकिन आप तो आदि मानव हैं भैया, मनुष्य हैं, तो आप तो कुछ भी देख सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं। आप लोग ये सब करते हैं बहुत ज़्यादा, तो आप तो देख ले जाएंगे, लेकिन बाकी जो और जानवर हैं तो उन्हें पहचानने में प्रॉब्लम होती है, ठीक। तो दिस प्रोटेक्टिव कलरेशन इज कॉल्ड मिमिक्री। तो जिसे हम मिमिक्री कहते हैं, इसकी प्रोटेक्टिव कलरेशन को हम मिमिक्री कहते हैं। यू मे आल्सो नो दैट फ्रॉग आर नॉट सीन भैया, हाँ, नॉट सीइंग ड्यूरिंग पीक समर एंड विंटर। वो क्या है कि मतलब मैं ऊपर से फ़ोन के ऊपर से देखता हूँ, फ़ोन में देखता हूँ, मैं एनसीईआरटी में नहीं देख रहा हूँ। तो यहाँ कहीं जहाँ कैमरे का सिंबल होता है तो वहाँ दिखाई नहीं देता है कभी कभी। तो आपने नोटिस किया होगा कि फ्रॉग जो है वो पीक समर और विंटर में दिखाई नहीं देता है। तो भैया फ्रॉग कहाँ चला जाता है? फ्रॉग टूर पे तो चला नहीं जाता है, कहीं हनीमून मनाने तो चला नहीं जाता है। अब फ्रॉग कहाँ जाता है ये भी आपको
पता होना ज़रूरी है कि अगर फ्रॉग चला जाता है विंटर सीजन में या समर सीजन में तो कहाँ जाता है। तो आगे लिखा हुआ है ड्यूरिंग दिस पीरियड दे टेक शेल्टर इन डीप बरोज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड। तो भैया ये कहीं जाता होता नहीं है, बस ज़मीन के अंदर चला जाता है, गहराई में चला जाता है। किस लिए चला जाता है भैया? कुछ करने नहीं जाता है, ये चला जाता अपने आप को एक्सट्रीम गर्मी मतलब एकदम तपती हुई गर्मी से बचाने के लिए। भैया ज़्यादा गर्मी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप तो एसी में रह लेंगे लेकिन वो तो नहीं रह पाएगा ना, और ज़्यादा ठंडी पड़ रही है तो भी वो नहीं रह पाएगा, तो इसलिए वो ज़मीन में चले जाते हैं। आपने घरों में देखा होगा, जैसे जो बच्चे गांव के हैं वो देख सकते हैं कि मतलब कहीं जहाँ पुरानी मिट्टी होती होगी, मतलब गीली मिट्टी जहाँ थोड़ी सी नमी होती होगी, तो ठंडियों में ये भूरे भूरे कलर के मिट्टी के कलर के निकलते हैं। फिर बरसात में आप देखेंगे पीले पीले मेढक आपको नज़र आएंगे, तो इस तरह के पाए जाते हैं। ठीक, तो दिस इज नोन एज समर स्लीप एस्टिवेशन एंड विंटर स्लीप हाइबरनेशन। तो जब भैया ये ठंडियों में चले जाते हैं, ठंडियों में चले जाते हैं, गर्मियों में चले जाते हैं, तो इसे दो वर्ड दिया गया है। तो जब समर में चले जाते हैं, गर्मियों के समय में जब ये चले जाते हैं तो इसे हम समर स्लीप एस्टिवेशन कहते हैं, और विंटर में चले जाते हैं तो इसे हाइबरनेशन कहते हैं। अब इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि समर स्लीप को हम हाइबरनेशन कहेंगे कि विंटर स्लीप को हाइबरनेशन कहेंगे। तो समर स्लीप और विंटर स्लीप एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन में आप कंफ्यूज होते हैं, तो आप ऐसे याद रखिएगा, विंटर में जो होता है टेम्परेचर हमारा लो होता है, तो लो को आप कंपेयर कर दीजिए हाई से, मतलब लो के साथ हाई, तो लो होता है टेम्परेचर, तो विंटर में टेम्परेचर लो होता है तो उसका उल्टा हाइबरनेशन। ठीक, और समर स्लीप में जो होता है टेम्परेचर जो होता है हाई होता है, एस्टिवेशन, तो उसको एस्टिवेशन हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, नहीं आप किसी और ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी फ्रॉग के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। तो इसके बाद हम आगे एनसीईआरटी देखते हैं। अभी ये जो साइड में लिखा हुआ है आप सोच रहे होंगे ये क्या लिख दिया है इन्होंने, अभी इसके बारे में तो कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं। भैया यही सब लिखा हुआ है, एनसीईआरटी से मैंने पॉइंट काट कर लिख दिए हैं कि आप जब एनसीईआरटी रिवाइज़ करेंगे तो आपको रिवाइज़ करते समय आसानी रहेगी, आप जल्दी जल्दी से साइड से थ्योरी पढ़ लेंगे, आपको इतनी सारी पोथा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो मॉर्फोलॉजी थोड़ी सी है, पहले इतना पढ़ लेते हैं, इसके बाद स्पेस का फिर जितना ये साइड में लिखा हुआ इसको हम समराइज करते हैं। ठीक, तो जैसे यहाँ पे मॉर्फोलॉजी के बारे में दिया गया है, क्या मॉर्फोलॉजी दिया गया है, हैव यू एवर टच्ड दी स्किन ऑफ फ्रॉग? क्या आप फ्रॉग की स्किन को कभी टच करके देखे हैं? जैसे 12th में आपको एक्सपेरिमेंट कराया गया होगा, फ्रॉग 11th में ही कराया जाता है, स्कूलों में लैब होंगे तो वहाँ पे कराया जाता है। जब उसको एक्सपेरिमेंट कराया जाता है तो कुछ लोग तो ग्लव्स पहन के, भाई गाँव वाले तो देसी आदमी होते हैं, वो तो हाथ से पकड़ लेते हैं, ग्लव्स तो होता नहीं है, तो वो हाथ से पकड़ते हैं। तो हम लोग पकड़ के देखे हुए हैं, चिपचिपा सा होता है, मैंने नहीं पकड़ा है, मतलब लोगों को पकड़ते हुए मैंने देखा है, तो वो चिपचिपा सा होता है। तो उसकी स्किन जो होती है चिपचिपा सा होता है, बहुत स्लिपरी टाइप का होता है, वो हाथ से फिसल जाता है, वो पकड़ में आता नहीं है ऐसे। तो उसकी स्किन जो होती है स्मूथ एंड स्लिपरी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। अब ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि उसकी स्किन जो होती है स्मूथ एंड स्लिपरी होती है, क्यों? क्योंकि उसके पास म्यूकस प्रेजेंट होता है, उसकी स्किन के ऊपर म्यूकस पाया जाता है। दिस स्किन इज ऑलवेज मेंटेन इन ए मॉइस्ट कंडीशन। अब यहाँ से अगर असर्शन मान लो यहाँ से बन जाए कि द स्किन ऑफ फ्रॉग इज ऑलवेज इन मॉइस्ट कंडीशन बिकॉज, तो इसका रीजन क्या चला जाएगा? बिकॉज म्यूकस इज प्रेजेंट ओवर द स्किन, मतलब इसकी स्किन के ऊपर म्यूकस प्रेजेंट होता है। तो दो असर्शन रीजन का क्वेश्चन आपसे यहाँ मिलता है, एक असर्शन ये हो जाएगा, एक असर्शन ये हो जाएगा, तो दोनों का रीजन सेम जाएगा आपका। ठीक, तो द कलर ऑफ डॉर्सल साइड, अब द कलर ऑफ डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी इज जनरली ऑलिव ग्रीन विथ डार्क इरेगुलर स्पॉट। भैया डॉर्सल मतलब पीछे की साइड में इसकी जो कलर होती है वो ऑलिव ग्रीन मतलब हल्की ग्रीन और येलो टाइप की होती है, इसमें डार्क इरेगुलर स्पॉट पाए जाते हैं। ये देखिए डार्क इरेगुलर स्पॉट, कहीं कहीं मतलब काले काले धब्बे पाए जा रहे हैं ना, तो ये
ना तो एकदम प्योर ग्रीन होता है, ना प्योर एकदम डार्क कलर में किसी में होता है, ये मतलब मिक्स होता है। डार्क स्पॉट भी पाए जाते हैं इस पे, इरेगुलर, वो भी रेगुलर पैटर्न में नहीं होते हैं, अलग अलग जगह पे पाए जा रहे हैं, ठीक। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। ऑन दी वेंट्रल साइड, और वेंट्रल साइड द स्किन इज यूनिफॉर्मली पेल येलो। तो वेंट्रल साइड की तरफ अगर मेढक को, ये मेढक है, इसको अगर ऐसे पलट के आप देखेंगे, इसको ऐसे पलट देंगे, उल्टा लिटा देंगे अगर, तो आगे की तरफ इसके देखेंगे कि पेल येलो मतलब हल्का पीला पीला स्किन इसका पाया जाएगा, ठीक। तो नेवर ड्रिंक्स वाटर, दी फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर बट एब्जॉर्ब थ्रू दी स्किन। फ्रॉग जो है भैया, मेढक पानी में रहता है लेकिन पानी पीता नहीं है, अजीब बात है। ये पानी में रहता है, पानी पीता नहीं है, तो यही बात है कि ये पानी पीता नहीं है तो जीता कैसे है। तो भैया पानी पीता नहीं है लेकिन ये पानी का एब्जॉर्प्शन करता है, वो भी किसके थ्रू, अपने स्किन के थ्रू। और स्किन के थ्रू जो पानी का एब्जॉर्प्शन होता है, उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, वो फंक्शन हमारा डिफ्यूजन कहलाता है, ठीक। डिफ्यूजन के माध्यम से वो अपनी स्किन के थ्रू पानी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक। तो बॉडी ऑफ ये फ्रॉग डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, ये नेक एंड ये टेल आर एब्सेंट। तो भैया जो फ्रॉग की बॉडी होती है वो दो ही पार्ट में डिवाइड होती है। पहला जो आगे का हेड वाला रीजन, तो हेड तो पहचान ही रहे हैं आप, ये हेड हो गया। जो पीछे का वाइडर पार्ट, ये चौड़ा वाला पार्ट जो हो गया इसका पीछे वाला, ये इसे हम ट्रंक कहते हैं। इसके पास नेक नहीं होती है, मतलब गर्दन नहीं होती है, इसके पास टेल नहीं होता है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। एबव द माउथ, एबव द माउथ ये पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल इज प्रेजेंट। तो भैया इसके माउथ के पास जो होता है ए पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल, मतलब दो नॉस्ट्रिल प्रेजेंट होता है। अरे आपकी नाक में भी दो नॉस्ट्रिल पाई जाती हैं, दो छेद होते हैं ना, तो उसकी भी नाक में दो छेद होते हैं, ठीक। आई आर वर्ल्ड, मतलब उसकी आई जो होती है बल्गिंग आई होती है, कवर्ड बाय ये निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। भैया इसके पास नेचुरल चश्मा लगा होता है, भगवान इसको ज़मीन पर नेचुरल चश्मा लगा के भेजे हुए हैं, जैसे ये पानी में रहता है। हम लोग पानी में जाएंगे तो हम लोग को कुछ दिखाई नहीं देगा, हम लोग को वाटर ग्लास लगाना पड़ेगा, हम लोग वैसे नहीं देख सकते हैं कुछ पानी के अंदर, हमारी आंखें लाल हो जाएंगी, कुछ दिखाई ही नहीं देगा। आप कभी अगर तैरे हैं नदियों वदियों में तो आपको पता होगा। तो ये चीज़ है। तो इसके पास जो होता है, भगवान ने इसको ऑलरेडी चश्मा लगा के भेजा है, क्योंकि भाई ये चश्मा लगा नहीं सकता है। तो इसके पास निक्टेटिंग मेम्ब्रेन इसकी आई के ऊपर पाई जाती है, जिसके थ्रू क्या होता है, यह पानी से बचाव करता है जो इसकी आंखों को, तो ये पानी के अंदर आसानी से देख सकता है और चल सकता है, ठीक। तो इसी के माध्यम से ये पानी में आसानी से देखता है। तो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट देम व्हाइल इन वाटर, जो इसको पानी में प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ऑन आइदर साइड ऑफ आई ये मेम्ब्रेनस टिम्पेनम आर प्रेजेंट रिसीव साउंड सिग्नल्स। अब भैया इसके दोनों आँखों के साइड में एक मेम्ब्रेनस टिम्पेनम प्रेजेंट होता है, जिसे हम एयर कहते हैं। इसमें एक्सटर्नल एयर एब्सेंट होता है, इंटरनल एयर पाया जाता है, ठीक। तो एक मेम्ब्रेनस टिम्पेनम पाया जाता है जो साउंड सिग्नल को रिसीव करने का काम करता है। दी फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब हेल्प इन स्विमिंग, वॉकिंग, लीपिंग एंड बरोइंग। ये नेक्स्ट पेज पर अभी हम आपको दिखा रहे हैं। तो हाइंड लिम्ब और फोर लिम्ब मतलब इसके हाथ पैर के बारे में अब बात कर रहा है। तो इस पेज में हमने क्या क्या पढ़ा, जल्दी से हम समराइज़ करते हैं। जो हमने हैंड रिटन लिखा हुआ है जल्दी से हम आपको दिखाते हैं, ठीक। तो ये रहा। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा कि अभी तक हैबिटेट इसका जो होता है लैंड एंड फ्रेश वाटर पर यह पाया जाता है। क्लास एम्फीबिया होता है, फाइलम कॉर्डेटा होता है। मोस्ट कॉमन स्पीसीज इसकी जो होती है राना टिग्रीना होता है, ठीक। ये कोल्ड ब्लडेड और पोइकिलियोथर्म्स होता है, मतलब इसे कोल्ड ब्लडेड या पोइकिलियोथर्म्स कहा जाता है। बिकॉज बॉडी टेम्परेचर वेरी विथ इन्वायरमेंट, मतलब या इन्वायरमेंट के हिसाब से इसकी बॉडी टेम्परेचर जो होती है वेरी करती रहती है। कैमोफ्लेज कहा जाता है, मतलब कैमोफ्लेज की प्रॉपर्टी जो होती है, इसकी प्रोटेक्टिव कलरेशन इसमें एक प्रॉपर्टी पाई जाती है, जिससे वह मतलब अपने कलर को चेंज करता रहता है अपने बचाव के लिए, जिसे मिमिक्री कहते हैं। नॉट सीन ड्यूरिंग पीक समर एंड विंटर, तो पीक समर और विंटर में नहीं दिखाई देता भैया, तो डीप बरोइंग में चला जाता है, मतलब बिल में चला जाता है, छोटे छोटे होल बना के ज़मीन के अंदर चला जाता है। एंड नॉट सीन ड्यूरिंग पीक समर विंटर, लिव इन डीप बरोज, डीप बरोज में रहने लगता है। विंटर स्लीप को हम हाइबरनेशन कहते हैं, समर स्लीप को एस्टिवेशन कहते हैं।
हैं। स्किन इसकी जो होती है स्मूथ एंड स्लिपरी होती है, जिस पर म्यूकस पाया जाता है। म्यूकस के कारण यह मॉइस्ट रहता है। डॉर्सल साइड पर इसका जो कलर होता है ऑलिव ग्रीन होता है विदाउट डार्क इरेगुलर विथ डार्क इरेगुलर स्पॉट, ठीक, डार्क इरेगुलर स्पॉट पाए जाते हैं। वेंट्रल साइड में यूनिफॉर्मली पेल येलो होता है, मतलब एक फॉर्म में, मतलब सीधा सीधा पेल येलो हल्का कलर में पाया जाता है, ठीक। नेवर ड्रिंक वाटर बट एब्जॉर्ब बाई स्किन, एब्जॉर्ब थ्रू स्किन, या पानी नहीं पीता लेकिन स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब करता है। अब ये रहा भैया फ्रॉग का डायग्राम। फ्रॉग का डायग्राम हम आपको दिखा देते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, ये इसका हेड हो गया, इसकी आई तो दिख ही रही है, कोई पहचानना वो नहीं। ये आगे का इसका फोर लिम हो गया, ये हाइंड लिम हो गया। इसके हाथ को हम फोर लिम कहते हैं, हाइंड को इसके हम हाइंड के इसको हम पैर कहते हैं, ठीक। तो मतलब ये जो पीछे वाला पार्ट है, आपने सुना होगा एक मीनिंग बिहाइंड, बिहाइंड मतलब क्या होता है, पीछे। तो हाइंड लिम जो हो गया ये पीछे की साइड पाया जाता है, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। और फोर मतलब फोर लिम जो होता है ये आगे की तरफ पाया जाता है, ठीक। तो ये फोर लिम हो गया, ये हाइंड लिम हो गया। हाइंड लिम जो होता है ये ब्रॉडर होता है फोर लिम की कंपेरिजन में, ये चौड़ा होता है, देखने में ही लग रहा है आपको ये चौड़ा वाला पार्ट, तो ये हाइंड लिम हो गया, ठीक। अब इसके पास बल्गिंग आइज होती हैं, मतलब जो कवर्ड बाय निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। नेक इसमें एब्सेंट होता है, टिम्पेनम जो होता है प्रेजेंट होता है, ठीक। तो अब चलिए नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है फोर लिम एंड हाइंड लिम के बारे में, ठीक। तो फोर लिम एंड हाइंड लिम जो होते हैं स्विमिंग, वॉकिंग, लीपिंग एंड बरोइंग में इसकी मदद करते हैं। दी हाइंड लिम इन 5 डिजिट, जो इसका हाइंड लिम होता है, जो पीछे वाला पैर होता है, उसमें 5 डिजिट पाए जाते हैं। जैसे हमारे हाथ में 5 उंगलियां पाई जाती है ना, जैसे हमारे एक पैर में 5 उंगलियां पाई जाती है, तो उसके भी 5 डिजिट पाए जाते हैं। लेकिन अगर इसके हाथ में देखा जाए, जैसे फोर लिम में देखा जाए, तो इसमें केवल 4 ही डिजिट पाए जाते हैं। और दे हाइंड लिम इन 5 डिजिट्स एंड दे आर लार्जर एंड मस्कुलर देन फोर लिम्स। हमने आपको पीछे भी बताया कि जो इसका हाइंड लिम होता है, मतलब पीछे वाला लिम जो होता है, ये फोर लिम की कंपैरिजन में ये मस्कुलर होता है, मतलब ज़्यादा मोटा होता है, लंबा बड़ा होता है, ठीक। तो एट इन 4 डिजिट जो इसका फोर लिम होता है, ये फोर लिम जो होता है ये 4 डिजिट में होता है। मतलब 4 मतलब आप ऐसे याद भी कर सकते हैं, फोर लिम जो होता है 4 डिजिट का होता है, एंड जो हाइंड लिम होता है वो 5 डिजिट का होता है। फीट है वेव्ड डिजिट, इसके पैरों में जो होता है वेव्ड डिजिट, मतलब ऐसे वेव जैसा टेढ़ा मेढ़ा डिजिट पाया जाता है, जो कि उसकी स्विमिंग में हेल्प करता है। फ्रॉग एग्जिबिट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, कि मतलब जो फ्रॉग होता है ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करता है। मेल फ्रॉग कैन बी डिस्टिंग्विश बाय द प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक। तो भैया मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग को आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, दोनों में क्या अंतर है? तो इन दोनों में एक खास अंतर पाया जाता है कि जो मेल फ्रॉग होता है ये अपनी मेढकिया को बुलाने के लिए कुछ साउंड प्रोड्यूस करता है। जैसे बरसात के सीज़न में आपने आवाज़ सुना होगा, क्रीपिंग की आवाज़, खूबते को मेक करते रहते हैं जब पानी भर जाता है, तो वो अपनी मेढकिया को बुलाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक। तो वो उनकी जो आवाज़ निकालते हैं वो केवल मेल वाले निकाल सकते हैं, वो फीमेल वाली नहीं निकाल सकती है, ये मेल की पहचान होती है, ठीक। एंड आल्सो ये कॉपुलेटरी पैड ऑन दी फर्स्ट डिजिट, और जो मेल वाला होता है, मेल वाले के फर्स्ट डिजिट पर, मतलब फर्स्ट डिजिट पर क्या होता है कि एक कॉपुलेटरी पैड पाया जाता है, मतलब वो फर्स्ट डिजिट उसका जो होता है वो चौड़ा होता है, जिसमें कॉपुलेटरी पैड पाया जाता है ऑफ द फोर लिम, जो आगे का जो उसका फर्स्ट डिजिट होता है फोर लिम का, उस पर कॉपुलेटरी पैड पाया जाता है। लिम्स व्हिच आर एब्सेंट इन फीमेल फ्रॉग, और वह फीमेल फ्रॉग में एब्सेंट होता है। तो इस तरह से आप मेल और फीमेल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हाइंड लिम जो होता है वो 5 डिजिट होता है, फोर लिम में 4 डिजिट होता है। मेल में जो होता है वोकल सैक प्रेजेंट होता है, फीमेल में वोकल सैक एब्सेंट होता है। वेविंग डिजिट जो होता है स्विमिंग में हेल्प करता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करता है। मेल का फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर लिम जो होता है कॉपुलेटरी पैड प्रेजेंट होता है। अब इसके बारे में हम चलते हैं एनाटॉमी में। अब एनाटॉमी में हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम इसमें सब देखेंगे, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि एनाटॉमी में क्या दिया हुआ। तो सबसे पहले इसके हम
डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में देखेंगे तो बॉडी कैविटी ऑफ फ्रॉग एकोमोडेट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम सच एज डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रिस्पायरेटरी, नर्वस, एक्सक्रेटरी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जो फ्रॉग की बॉडी कैविटी होती है, जैसे हमारी बॉडी में क्या होता है भैया, हम भी सांस लेते हैं, हम भी भोजन खाते हैं तो पचाते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। ब्लड सर्कुलेशन हमारी भी बॉडी में होता है, फ्रॉग की बॉडी में भी होता है। रिस्पायरेशन बॉडी दो इसकी भी बॉडी में होता है। नर्वस सिस्टम इसके पास भी पाया जाता है। एक्सक्रेटरी सिस्टम भी पाया जाता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पाया जाता है, नहीं तो इसका वंश नहीं आगे बढ़ेगा, धराशायी हो जाएगा बेचारा। तो विद वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो इसके पास वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पाए जाते हैं इन सभी के, सर्कुलेटरी, रिस्पायरेटरी, नर्वस, एक्सक्रेटरी सब ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं। द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एलिमेंट्री कैनाल प्लस डाइजेस्टिव ग्लैंड से मिलकर बना होता है। द एलिमेंट्री कैनाल इज शॉर्ट बिकॉज फ्रॉग आर कार्निवोर्स। भैया इसका एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो शॉर्ट होता है, मतलब छोटा होता है, क्योंकि ये जो होते हैं ये कार्निवोर्स होते हैं। एंड हेंस द लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन इज रिड्यूस्ड। इसी कारण जो होता है इनका जो लेंथ होता है वो छोटा होता है, ठीक। तो इंटेस्टाइन की लेंथ भी इनकी छोटी होती है। द माउथ ओपन्स इनटू बकल कैविटी। इनकी माउथ जो होती है वो बकल कैविटी में ओपन होती है। दैट लीड्स टू ईसोफेगस थ्रू फेरिंग्स। तो इसके बाद फेरिंग्स, फिर वो ईसोफेगस, फिर ईसोफेगस इज ए शॉर्ट ट्यूब। ईसोफेगस जो है एक शॉर्ट ट्यूब है दैट ओपन इनटू स्टमक व्हिच इज टर्न कंटिन्यू एज ए इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के अंदर ही डिओडिनम आपका आ जाता है। रेक्टम एंड फाइनली ओपन्स इनटू आउटसाइड बाय द क्लोएका लिवर सिक्रेट बाइल दैट इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। ये लाइन आपकी इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने पहले भी कहा है किसी भी पैराग्राफ की फर्स्ट और लास्ट लाइन जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो फर्स्ट और इसकी लास्ट लाइन में एक चीज़ लिखा हुआ लीवर सिक्रेट बाइल। इसका लीवर जो होता है वो बाइल जूस सिक्रेट करता है, ठीक। और वह बाइल जूस जो होता है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर किया जाता है। पैनक्रियाज ये डाइजेस्टिव ग्लैंड, पैनक्रियाज एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो कि पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करती है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक। तो अब इसके बारे में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हमने क्या देखा, डाइजेस्टिव सिस्टम इसका एलिमेंट्री कैनाल प्लस डाइजेस्टिव ग्लैंड से मिलकर बना होता है। माउथ जो होता है वो बकल कैविटी से होकर फेरिंग से फिर वो ईसोफेगस को शॉर्ट ट्यूब कहते हैं। फिर ईसोफेगस जो होता है स्टमक में ओपन होता है। स्टमक में जो होता है स्टमक में इंटेस्टाइन या इसकी जगह पे डिओडिनम भी लिखा हो सकता है, ठीक। इसके बाद इंटेस्टाइन जो होता है रेक्टम में ओपन होता है। रेक्टम जो होता है फिर उसके बाद जो क्लोएकल अपर्चर होता है वहाँ वो उसके थ्रू मतलब एग्जिट कर जाता है, ठीक। तो यहाँ से जो ये है पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम इसका दिया हुआ है। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ये सीक्वेंस याद रखें आप कि कभी भी आ जाए एग्जाम में, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका सीक्वेंस जो दिया गया है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये सीक्वेंस आप याद रखेंगे। इसके बाद लीवर इसका जो होता है बाइल जूस सिक्रेट करता है। पैनक्रियाज जो होता है पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है। गॉल ब्लैडर जो होता है वो बाइल जूस को स्टोर करने का काम करता है। तो ये हो गया इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। ये हमने साइड में इसीलिए लिख दिया है कि आपको पढ़ने में जल्दी रहेगी। जब एक बार एनसीईआरटी आप हमारे साथ पढ़ लेंगे तो जब आप दोबारा पढ़ेंगे तो आपको इतने लंबे लंबे स्टेटमेंट इतना सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको पसंद आ रही होंगी। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोई भी डाउट आता है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, हम उसको तुरंत रिप्लाई करेंगे। तो ये रहा इसका डाइजेस्टिव सिस्टम दिया हुआ। भैया ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी कहती है आपका पीछे अभी एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है कि आप फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम को डायग्राम को ड्रा कीजिए। तो भैया देखिए इसका डाइजेस्टिव सिस्टम का एक डायग्राम दिया गया है। तो इसमें क्या क्या दिया गया है, ये रहा इसका हार्ट दिया हुआ है भैया। तो दिल तो आप पहचानते ही हैं। ये रहा इसका गॉल ब्लैडर, ये आप पहचानिए। गॉल ब्लैडर और लंग्स इसका जो है ये गुब्बारा टाइप का है, लंबा सा लौकी जैसा लटका हुआ है। तो लंग्स जो है लौकी जैसे लटका हुआ है, लंबा लंबा। तो लंग्स आप पहचान सकते हैं। इसके बाद ये गॉल ब्लैडर इसका हो गया। और ये जो है ये पत्तियों की तरह जो दिख रहा है ये फैट बॉडीज हैं, ये आप पहचानिए। फिर इसके बाद इसका देखिए ये लीवर हो गया, ये लीवर हो गया। यहाँ पे ये गॉल ब्लैडर इसका जो है ये देखिए गोल गोल गॉल ब्लैडर, ये पेयर शेप दिख रहा है आपका ना, ये गोल गोल गॉल ब्लैडर दिख रहा है। ये आपका लीवर हो गया बोथ साइड, ये देखिए। तो ये जो ब्राउन कलर का लीवर दिख रहा है। इसके बाद ये ईसोफेगस जो है ये स्टमक से आपका आ गया इंटेस्टाइन
इंटेस्टाइन जो है, इंटेस्टाइन के बाद आपका रेक्टम आ गया, रेक्टम के बाद ये आपका यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ये हो गया आपका क्लोएका, और ये जो छेद आपको गोल वाला दिख रहा है ये क्लोएकल अपर्चर है। ठीक, ये जो है ये पूरा पार्ट ये लौकी जैसा जो दिख रहा है ये लौकी जो है इसे हम रेक्टम कहते हैं, रेक्टम। और ये जो है ये क्लोएकल अपर्चर है, ये यहाँ निचला पार्ट क्लोएका होता है, ये क्लोएकल अपर्चर होता है। ठीक, ये पतला वाला पार्ट क्लोएका होता है। और ये यूरिनरी ब्लैडर जो ये पंजे का शेप का इसे दिख रहा है ये यूरिनरी ब्लैडर है। और इसके बाद ये दोनों यूरिटर यहाँ पर दोनों आके यहाँ पर मिल जाते हैं, तो ये किडनी, बोथ किडनीज हो गई, और ये हो गया आपका यूरिटर। ठीक, तो हमने डायग्राम भी इसमें कवर कर दिया है। तो इसके बाद अब चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पर क्या है। इधर दिया हुआ है कि फूड इज कैप्चर्ड बाय बॉडी बाई लोब्ड टंग। ठीक, जो इसका फूड होता है, मेढक जो होता है, मेढक के पास बाई लोब्ड टंग पाए जाते हैं, कुछ ऐसे इस प्रकार के बाई लोब्ड टंग पाए जाते हैं जो इसको फूड कैप्चरिंग में मदद करता है। ठीक, फूड कैप्चर करने में मदद करता है। डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस बाय द एक्शन ऑफ एसियल एंड गैस्ट्रिक जूस सेक्रेटेड फ्रॉम द वॉल्स ऑफ स्टमक। तो भैया जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो सिक्रेट किया जाता है वॉल ऑफ स्टमक, मतलब स्टमक की वाल के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। एंड एसियल और गैस्ट्रिक जूस मिलकर डाइजेशन का काम ख़त्म करती हैं। और पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो होता है उसे हम काइम कहते हैं। ये वर्ड आप याद रखेंगे, ये जो कुछ टर्मिनोलॉजी दी गई हैं। तो पासेस फ्रॉम स्टमक टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। काइम जो होता है जो पार्शियली डाइजेस्ट होता है, जो ये जब जैसे माउथ में ये पार्शियल डाइजेशन होता है ना, तो माउथ में जो ये थोड़ा मतलब काइम बनाते हैं कूच के उसको, मतलब तो ये सब काइम बनाते हैं। तो काइम जो है पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है। इसके बाद यह पास करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टमक के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो इसके बाद द डिओडिनम रिसीव द बाइल फ्रॉम गाल ब्लैडर। और यह जो डिओडिनम होता है ये गाल ब्लैडर से बाइल मांगता है। बाइल जो है कौन बनाता था, वहाँ लीवर जो है बाइल सेक्रेट करता था, लेकिन उसको स्टोर गाल ब्लैडर करता था। तो गाल ब्लैडर से बाइल को किसने लिया, फिर डिओडिनम ने लिया। तो डिओडिनम रिसीव करता है एंड पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पैनक्रियाज, और पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस लेता है थ्रू ये कॉमन बाइल डक्ट, एक कॉमन बाइल डक्ट के द्वारा। बाइल इमल्सिफाइड फैट एंड पैनक्रियाटिक जूस डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। बाइल जो है वो फैट को इमल्सिफाई करता है एंड जो ये हमारा वो डाइजेस्टिव जूस होता है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का कार्य करता है। ठीक, तो इसके बाद फाइनल डाइजेशन टेक प्लेस इन द इंटेस्टाइन। फाइनल डाइजेशन जो है वो टेक प्लेस करता है इंटेस्टाइन के अंदर। डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द न्यूमेरस फिंगर लाइक फोल्ड इन द इनर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन कॉल्ड विलाई एंड माइक्रोविलाई। भैया जो मेढक का फ्रॉग नहीं होता है, मेढक की जो इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर जो होता है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, कुछ ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, मतलब फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। कुछ इस प्रकार से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। ठीक, और ये एब्जॉर्प्शन का कार्य करते हैं। तो फूड जो होते हैं, फूड जो उसके मिनरल्स होते हैं, जैसे फूड तो डाइजेस्ट हो गया तो उसके मिनरल्स निकल आते हैं, तो उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन माइक्रोबिलाई या विलाई कहा जाता है इन्हें। ठीक, तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। और इसके बाद हम आ जाते हैं कहाँ पे थे, तो हाँ, तो दी अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट जो होता है मूव इनटू रेक्टम। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड सॉलिड होता है, जो वेस्ट होता है, वेस्ट मटेरियल जो होता है रेक्टम में चला जाता है। रेक्टम के थ्रू ये क्लोएका से क्लोएकल अपर्चर के थ्रू भैया ये निकाल देता है, जैसे आप लोग निकाल आते हैं इधर उधर वैसे ये भी निकाल देता है। तो ये रहा इतना। इसके बाद हम देखते हैं तो फ्रॉग रिस्पायर। अब इसके रिस्पिरेशन के बारे में हम पढ़ते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इसका खत्म हुआ तो फ्रॉग रिस्पायर ऑन लैंड एंड इन वाटर बाय टू डिफरेंट मेथड। भैया ये दो जगह पर पाया जाता है, जैसे वाटर में पाया जाता है, लैंड में पाया जाता है। तो दो जगह पर पाया जाता है, तो हीरो आदमी है तो दो तरह से रिस्पिरेशन करेगा। अब भैया लैंड पे पाया जाएगा तो लंग्स के द्वारा करेगा, जैसे लैंड पर हम लोग पाए जाते हैं तो लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, तो वो भी लैंड पर लंग्स के थ्रू
रेस्पिरेशन करता है। वाटर में जब पाया जाता है तो यह स्किन के थ्रू करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन इसमें पाया जाता है, जिसे क्यूटेनियस रिस्पिरेशन कहते हैं। भैया क्यूट स्किन होती है इसकी, तो क्यूटेनियस रिस्पिरेशन करता है। ठीक, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर इज एक्सचेंज थ्रू दी स्किन बाय डिफ्यूजन। जैसे वाटर के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन तो लेता है ना, तो एक्सचेंज थ्रू स्किन के थ्रू होता है डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा। ठीक, इसके बाद डिफ्यूजन के थ्रू या एक्सचेंज करता है। ऑन लैंड दी बक्कल कैविटी, स्किन, लंग्स, ये सभी पाए जाते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में। दी रेस्पिरेशन बाय लंग्स इज कॉल्ड पल्मोनरी रेस्पिरेशन। लंग्स के द्वारा जो रेस्पिरेशन किया जाता है उसे हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। बक्कल कैविटी के द्वारा जो होता है जिसे हम बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन कहते हैं। तो और जो स्किन के थ्रू होता है उसे हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। तो ये टर्म आप याद रखेंगे। ठीक, दी लंग्स आर अ पेयर ऑफ इलोंगेटेड पिंक कलर्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर। सैक लाइक स्ट्रक्चर मतलब एक पाउच की तरह पेयर में होते हैं, दो पिंक कलर का स्ट्रक्चर होता है। इसका लंग जो होता है, भैया बेबी पिंक कलर इसको पसंद है तो पिंक कलर का स्ट्रक्चर होता है। मेढक जो है ये बहुत कलरफुल आदमी है, देखो हरा पीला नीला सब इसके अंदर आ गए हैं, गुलाबी भी आ गया, तो ये पिंक कलर का स्ट्रक्चर पाया जाता है। प्रेजेंट इन अपर पार्ट ऑफ ट्रंक रीजन ऑफ थोरैक्स। जैसे आपके थोरेसिक कैविटी में आपका लंग्स पाया जाता है, उसी तरह से उसके थोरैक्स रीजन में, अपर ट्रंक रीजन में इसका भी पाया जाता है लंग्स। ठीक, एयर एंटर थ्रू दी नॉस्ट्रिल इनटू दी बकल कैविटी एंड देम लंग्स है। तो इसका एयर जो होता है सबसे पहले नॉस्ट्रिल के थ्रू इसकी बकल कैविटी से लंग्स में जाता है। ठीक, ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस थ्रू स्किन। भैया जब ये ज़मीन में चला जाता है तो ये इसकी लंग्स वंग्स काम नहीं करती हैं, तो यह किसके द्वारा सांस लेता है, तो यह स्किन के थ्रू सांस लेता है। ठीक, अब इसके बाद इसके हम सर्कुलेशन सिस्टम पे आ जाते हैं। तो इसके पहले हम देख लेते हैं इसकी जो हैंड रिटन हमने शार्ट में लिख दिया है, तो यही हमारा शार्ट नोट्स है, आप समझिए। तो बाइलोब टंग पाया जाता है जो फूड कैप्चरिंग में हेल्प करता है। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो होता है उसे हम काइम कहते हैं। डाइजेशन जो होता है एसियल एंड गैस्ट्रिक जूस के द्वारा होता है। फिंगर लाइक फोल्ड को हम बिलाई या माइक्रोबिलाई कहते हैं, जो इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है। आरबीसी जो होता है न्यूक्लिएटेड होता है। यूरिया जो होता है, ये सब चीज़ें आगे दी हुई हैं। ये आरबीसी जो होता है इसके अंदर न्यूक्लिएटेड होता है, यूरिया एक्सक्रीट करता है, इसीलिए इसे यूरियोटिलिक कहते हैं। रेस्पिरेशन जो होता है वाटर में स्किन के थ्रू होता है, जिसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। डिफ्यूजन के थ्रू होता है। लैंड पे जो होता है बकल कैविटी और स्किन, लंग्स, इन सभी के थ्रू करता है, जिसे हम जब लंग्स के थ्रू करता है तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। लंग्स जो होता है पेयर में होता है, दो पाया जाता है, दो जोड़ी, मतलब दो जोड़ी नहीं, मतलब दो पाया जाता है। भैया आपके पास भी दो लंग्स होती हैं, उसके बाद भी लेफ्ट राइट दो लंग्स होती हैं। तो अपर पार्ट में पाया जाता है थोरैक्स रीजन में। एयर जो होता है नॉस्ट्रिल के थ्रू लंग्स, बकल कैविटी और लंग्स में जाता है। अब इसका हम सर्कुलेशन सिस्टम अगर हम देखेंगे तो दी वैस्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज वेल डेवलप्ड। इसमें फ्रॉग में जो वैस्कुलर सिस्टम या सर्कुलेशन सिस्टम जो होता है वेल डेवलप्ड क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक, तो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें पाया जाता है। फ्रॉग हैव लिम्फेटिक सिस्टम, फ्रॉग के पास जो होता है लिम्फेटिक सिस्टम भी पाया जाता है। और दी ब्लड वैस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व्स हार्ट, जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम होता है उसके कई सारे पार्ट होते हैं, जैसे हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड, इन सभी को ये इन्वॉल्व करता है। और लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है जैसे लिम्फ नोड, लिम्फ चैनल। जैसे लिम्फ की बात कर रहा है तो लिम्फ के पार्ट में लिम्फ वर्ड यूज किया गया होगा, लिम्फ नोड, लिम्फ चैनल्स, ये सभी लिम्फेटिक सिस्टम के पार्ट हैं। और हार्ट, ब्लड वेसल्स और ये सभी जो हो गए, ये हो गए इसके ब्लड सर्कुलेशन, मतलब सर्कुलेटरी पार्ट ये हो गए इधर वाले। ठीक, तो इसके बाद हार्ट जो होता है इसका मस्कुलेचर स्ट्रक्चर होता है, सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटी। इट हैज 3 चैम्बर, जो इसका हार्ट होता है 3 चैम्बर्ड होता है। 2 एट्रिया पाया जाता है, 1 वेंट्रिकल पाया जाता है, जिसे हमारा हार्ट जो होता है 4 चैम्बर्ड होता है। 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं। इसमें जो होता है 2 एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल पाए जाते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि 2 एट्रिया 1 वेंट्रिकल पाए जाते हैं। और उसके बाद जो होता है एंड 1 वेंट्रिकल एंड इज कवर्ड बाय ये मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम। इसका हार्ट जो होता है एक बाहरी मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड होता
होता है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। ये ट्राईएंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनस वेनोसस, एक ट्राईएंगुलर स्ट्रक्चर मतलब दिल के आकार का, जैसे आप लोग दिल बनाते हैं वैसे त्रिभुज के आकार का एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे साइनस वेनोसस कहते हैं। जॉइन द राइट एट्रियम, जो कि राइट एट्रियम को कनेक्ट करता है। ठीक, इट रिसीव्स ब्लड थ्रू द मेजर बीन कॉल्ड वेना केवा, ये जो होता है मेजर बीन से ब्लड को रिसीव करता है जिसे हम वेना कावा कहते हैं। द वेंट्रिकल ओपन इनटू सैक लाइक कॉनस आर्टियोरियोसस ऑन द वेंट्रल साइड, जो कॉनस आर्टियोरियोसस होता है ये एक सैक, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि वेंट्रल साइड पर, हार्ट के वेंट्रल साइड मतलब आगे की साइड पर पाया जाता है। ठीक, तो ये जो होता है आर्टरीज वहाँ पे पाई जाती हैं। इसके बाद जो होता है आर्टरीज दी ब्लड फ्रॉम दी हार्ट कैरीड टू ऑल पार्ट्स, मतलब हार्ट से जो ब्लड होता है कैरीड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, दी आर्टरीज आर्टेरियल सिस्टम, ये आर्टरीज के द्वारा कैरी की जाती हैं। दी बीन्स कलेक्ट ब्लड फ्रॉम दी डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी टू हार्ट एंड फॉर्म दी बीनस सिस्टम, जो ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है कि बीन्स कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, बीन्स जो होता है वो अलग अलग पार्ट से मतलब ब्लड को कलेक्ट करता है। ठीक, तो यह अलग अलग पार्ट से, बॉडी पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करता है और हार्ट बॉडी टू दी हार्ट मतलब हार्ट तक पहुंचाता है। एंड फॉर्म बीनस सिस्टम, या बीनस सिस्टम को फॉर्म करता है, जिससे ढेर सारी बीन है तो नेटवर्क ऑफ बीन मिलके ये बीनस सिस्टम को फॉर्म करती हैं। इसमें स्पेशल वीनस कनेक्शन पाए जाते हैं बिटवीन लीवर एंड इंटेस्टाइन एज वेल एज द किडनी एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी प्रेजेंट फ्रॉग। अब जैसे इसमें एक स्पेशल वीनस कनेक्शन पाया जाता है जिसे हिपैटिक पोर्टल सिस्टम एंड रीनल पोर्टल सिस्टम। तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम जो होता है जो इंटेस्टाइन के बात की जाएगी, जब इंटेस्टाइन के बीच में पाया जाएगा इंटेस्टाइन, तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम हमारा जो आ जाता है वो इंटेस्टाइन की जहाँ बात होगी वहाँ लीवर और इंटेस्टाइन, वहाँ हिपैटिक पोर्टल सिस्टम आ जाएगा। उसके बाद किडनी और लोअर पार्ट्स के बारे में जब बात करेगा तो वहाँ पे आपका रीनल, किडनी मतलब रीनल वर्ड आपको किडनी में एक्सक्रीशन में यूज़ करने को मिला होगा, तो इससे आप याद रख सकते हैं। ठीक, तो एक्सक्रीशन में रीनल पोर्टल सिस्टम, ये आपका किडनी की बात जहाँ करेगा तो यहाँ रीनल पोर्टल सिस्टम पाया जाता है नीचे की तरफ। ठीक, और ऊपर की तरफ जो होता है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम होता है। द ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड सेल, हमारा भी ब्लड जो होता है भैया प्लाज्मा और सेल से मिलकर बना होता है, इसका भी ब्लड जो होता है प्लाज्मा और सेल से मिलकर बना होता है। द ब्लड सेल्स आर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, जिसे आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट कहते हैं, प्लेटलेट्स। इसकी जो आरबीसी होती है भैया, जो हमारी आरबीसी जैसे हम लोग इन न्यूक्लिएटेड होती है, इसकी आरबीसी जो होती है न्यूक्लिएटेड होती है। एंड कंटेंट आरबीसी मतलब रेड कलर पिगमेंट, आरबीसी जो होती है एक रेड कलर पिगमेंट को कंटेन करती है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, जिसके कारण जो होता है इसका ब्लड कलर भी रेड होता है। ठीक, द ब्लड कैरीज न्यूट्रिएंट, गैसेज एंड वाटर, ब्लड जो होता है वो न्यूट्रिएंट को कैरी करता है, गैसेस को कैरी करता है, वाटर को कैरी करता है। ठीक, तो ब्लड के थ्रू ही ये सब चीज़ें जो होती हैं सर्कुलेट होती हैं। रिस्पेक्टिव साइड ड्यूरिंग सर्कुलेशन, द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड अचीव्ड बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ मस्कुलर हार्ट, जो मस्कुलर हार्ट होता है वो पंपिंग करता रहता है जिसके थ्रू ब्लड सर्कुलेशन का काम होता रहता है। ठीक, तो पंपिंग एक्शन के थ्रू होता रहता है। अब इसके बाद देखिए हमने यहाँ तक देख लिया, तो अब ये नीचे क्या दिया हुआ है, अब इसका आगे द इलिमिनेशन, यहाँ एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम इसके आ जाते हैं। द इलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इज कैरीड आउट बाय ये वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो इलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा एक्सक्रीट किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। तो द एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ किडनी आपकी भी पेयर्ड होती है, उसकी भी पेयर्ड होती है भैया, 2 किडनी उसके पास भी पाया जाता है। तो किडनी, यूडिटस भी उसके पास पाया जाता है, क्लोएका होता है, यूरिनरी ब्लेडर होता है। ठीक, तो ये सब चीज़ें पाई जाती हैं जो कि इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम को कंसिस्ट करती हैं। तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट हो गए किडनी, पेयर ऑफ किडनी, यूरिटर, क्लोएका एंड यूरिनरी ब्लेडर। ठीक, दीज आर कॉम्पैक्ट डार्क रेड बीन लाइक स्ट्रक्चर सिचुएटेड ये लिटिल पोस्टीरियर इन दी
बॉडी कैविटी ऑन बोथ साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। तो भैया किडनी जो होता है एक बीन शेप्ड राजमा की शेप का स्ट्रक्चर होता है, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, डार्क रेड कलर का होता है, सिचुएटेड लिटिल पोस्टीरियरली, मतलब पोस्टीरियर साइड पर ये सिचुएटेड होता है, बाथ दोनों साइड पर, मतलब दोनों साइड पर वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड पर, लेफ्ट राइट साइड में लेफ्ट किडनी राइट किडनी दोनों पाई जाती है, जैसे आपकी होती है सेम ह्यूमन से ज़्यादा मैच करता है फ्रॉग के फंक्शन, ठीक। तो इसी तरह तो ये हो गया। अब इसके बाद जो होता है ईच किडनी इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कॉल्ड यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और नेफ्रॉन्स। तो यहाँ आप कंफ्यूज ना होइएगा, जो इसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है वो यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, ठीक, ना कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल आपको 12th में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में देखने को मिलती है, वो ह्यूमन में देखने को मिलती है। फ्रॉग में जो होती हैं ये यूरिन को कलेक्ट करने के लिए यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं, और नेफ्रॉन्स जिसे नेफ्रॉन कहते हैं, तो ये इसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती हैं। 2 यूरिटर्स इमर्ज फ्रॉम, यूरिटर की नंबर जो होती हैं वो 2 होती हैं, इमर्ज फ्रॉम द किडनी इन द मेल फ्रॉग। द यूरिटर एक्ट एज यूरिनोजेनाइटल डक्ट। यूरिटर जो होता है वो यूरिनोजेनाइटल डक्ट का वर्क करता है, तरह काम करता है। डक्ट व्हिच ओपन्स इनटू क्लोएका, जो कि क्लोएका में ओपन होता है। भैया इसके पास एक ही होल होता है, ठीक। तो ये क्लोएका में सब आके ओपन हो जाते हैं। अब फीमेल्स के बारे में जो दिया है उसको बाद में पढ़ते हैं, तब तक अब आगे हम इसको समराइज़ कर लेते हैं जो शॉर्ट में हमने लिखा है, ठीक। तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, रेस्पिरेशन के लिए ये सब हमने देख लिया था। तो यहाँ पे हमने जो सर्कुलेशन सिस्टम इसका देखा है, तो क्लोज टाइप सर्कुलेशन सिस्टम होता है, 3 चैम्बर हार्ट होता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। हार्ट जो होता है मस्कुलेचर हार्ट स्ट्रक्चर होता है, 2 एट्रियम 1 वेंट्रिकल पाए जाते हैं। सिचुएटेड अपर पार्ट ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर जो होता है उसे हम साइनस वेनोसस कहते हैं। कोनस आर्टेरियोसस जो होता है वो वेंट्रल साइड पे पाया जाता है। सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। किडनी जो होती है डार्क शेप्ड होती है, डार्क रेड कलर की होती है, बीन शेप्ड होती है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को हम यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल या नेफ्रॉन कहते हैं। यूरिटर का नंबर जो होता है 2 होता है। ये राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम एंड वेंट्रिकल 3 चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो थिन वॉल्ड होता है, वेंट्रल साइड पर पाया जाता है। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है, जैसे हम लोग का यूरिनरी ब्लैडर जो होता है, आप अपने से अगर कंपैरिजन करें तो आपका यूरिनरी ब्लैडर जो होता है, भैया आप यूरिन कहाँ से निकालते हैं, आगे की तरफ से निकालते हैं ना, तो यूरिनरी ब्लैडर भी आपका आगे की तरफ पाया जाएगा, वेंट्रल साइड पे पाया जाएगा, ना कि डॉर्सल साइड पर पाया जाएगा। तो ये चीज़ याद कर सकते हैं। आगे हम दिखाते हैं आपको नेक्स्ट पेज पर। In the females, the ureter and oviduct open separately in cloaca। फीमेल में जो होता है, जो यूरिटर होता है और ओविडक्ट जो होता है वो अलग अलग ओपन होता है क्लोएका में, ठीक, ना कि सेम होता है, ठीक। ये चीज़ अभी आपको हम आगे क्लियर करेंगे। द थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर इज प्रेजेंट वेंट्रल टू रेक्टम, मतलब जो यूरिनरी ब्लैडर होता है हमने आपको पहले बताया कि वो वेंट्रल साइड पर पाया जाता है रेक्टम से। व्हिच आल्सो ओपन्स इन द क्लोएका, जो कि क्लोएका में ओपन होता है। दी फ्रॉग एक्सक्रीट यूरिया, दस इज ए यूरियोटिलिक एनिमल। जो फ्रॉग जो होता है वो यूरिया एक्सक्रीट करता है, इसलिए इसे हम यूरियोटिलिक एनिमल कहते हैं। एंड excretory waste are carried by blood into the kidney where it is separated and excreted. The system for control and coordination is highly evolved in frog। तो ये हम नर्वस सिस्टम के बारे में अब बात करने जा रहे हैं कि इट इंक्लूड्स बोथ न्यूरल सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम। यह दोनों न्यूरल सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम दोनों को इंक्लूड करता है। द केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज अचीव्ड बाय हार्मोन्स व्हिच आर सेक्रेटेड बाय द इंडोक्राइन ग्लैंड। जो मतलब कुछ चीज़ें होती हैं इसकी केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले फंक्शन जो होते हैं वो वेरियस फंक्शन जो अलग अलग फंक्शन होते हैं वो तो हार्मोन्स के द्वारा मैनेज किए जाते हैं, उसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, जो कि इंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट की जाती है, ठीक। तो इसके बाद दी प्रोमिनेंट इंडोक्राइन ग्लैंड फाउंड इन दी फ्रॉग आर पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल, पैनक्रियाटिक, आइसलेट, एड्रिनल एंड गोनेट्स। तो
इसके अंदर जो प्रोमिनेंट कुछ दी गई हैं, इसमें कुछ प्रोमिनेंट ग्लैंड दी गई हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड, उसके नाम दिए गए हैं। तो ये पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पिनियल, पैनक्रियाटिक आइसलेट, एड्रिनल एंड गोनेड्स। ठीक, तो ये सभी जो हो गई इसकी एंडोक्राइन ग्लैंड हो गई। दी नर्वस सिस्टम इज ऑर्गेनाइज इनटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम के बारे में बात कर रहा है कि नर्वस सिस्टम जो है वो ऑर्गेनाइज है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट हो गया ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये पेरीफेरल नर्वस सिस्टम जिसके पार्ट हो गए क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स एंड एन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के पार्ट जो हो गए ये पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक जो होता है वो आपका जब पैरा मतलब पड़े हुए, पैरा मतलब पड़े हुए, जब आप पड़े हुए होते हैं, जब बिस्तर पे लेटे हुए होते हैं, नींद में होते हैं, सो रहे होते हैं, रेस्ट कर रहे होते हैं, तो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। उसी तरह जब आपका जो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, जैसे लोग मोटिवेशन वीडियो बनाते हैं, अपने अंदर सिंपैथी लाओ, मतलब सिंपैथी लाने मतलब क्या है, उसी से बना है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। आप जब एक्टिव होकर कोई काम करते हैं, कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उस समय आपका कार्य करता है। ठीक, स्ट्रेस में, ये सभी में आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कार्य करता है। तो इसके बाद जो हो गया, देयर आर 10 पेयर आर क्रेनियल नर्व जो होते हैं 10 पेयर होते हैं, एराइजिंग फ्रॉम दी ब्रेन से एराइज करते हैं। ब्रेन इज इनक्लोज्ड इन बॉनी स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्रेन बॉक्स क्रेनियम। ब्रेन जो होता है वो एक बॉनी स्ट्रक्चर से कवर्ड होता है, जिसे हम बॉनी स्ट्रक्चर को हम क्रेनियम कहते हैं। दी ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। इसका ब्रेन जो होता है 3 पार्ट में डिवाइड होता है, 4 ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। सेम आपकी तरह सब चीज़ें चलती हैं। इसके हम नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन को हम फिर से बता देते हैं कि नर्वस सिस्टम के इसके 2 पार्ट पाए जाते हैं, जैसे सेम अपनी तरह होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट इसके ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आ गए। अब पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं, 2 डिवीजन होते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम का कहीं बात नहीं किया है इसमें, तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम की बात हम भी नहीं करेंगे। इसने डायरेक्ट ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के बारे में बात किया। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो एक्टिव टाइम में आपके वर्क करता है, पैरासिम्पैथेटिक जो होता है रेस्ट एंड स्लीप टाइम में कार्य करता है। अब इसका ब्रेन जो है, ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, 4 ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। 4 ब्रेन मतलब भैया 4 ब्रेन मतलब 4 मतलब आगे वाला मतलब माथे की साइड में आप जैसे आपका होता है 4 ब्रेन। मिड ब्रेन मतलब बीच वाला पार्ट। हाइंड ब्रेन मतलब आपको बताया था मैंने, बिहाइंड मतलब पीछे होता है, तो हाइंड मतलब पीछे वाला ब्रेन की बात कर रहा है। तो 3 पार्ट में इसका ब्रेन डिवाइड है। तो 4 ब्रेन के भैया कुछ पार्ट होते हैं, ऑल्फैक्टरी लोब्स हो गए, सेरिब्रल हेमीस्फीयर हो गए जो कि पेयर्ड होता है। आपका भी सेरिब्रल हेमीस्फीयर जो होता है, हेमीस्फीयर की बात कर रहा है मतलब आधा स्फीयर है। ठीक, पूरा स्फीयर, पूरा गोला नहीं है। हेमीस्फीयर मतलब दो मिलकर एक स्फीयर बनाएंगे। ठीक, तो सेरिब्रल जो होता है, ये सेरिब्रल हेमीस्फीयर 2 पाए जाते हैं। डाइनसेफेलॉन जो होता है अनपेयर्ड होते हैं। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ अगर पेयर्ड करके दे देगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आइए हम देखते हैं, ये रहा इसका जो डायग्राम दिया हुआ है इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम का। यहाँ देखिए, ये इसका टेस्टिस हो गया, ये हो गया एड्रिनल ग्लैंड, और ये हो गया इसका रेक्टम, ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ये क्लोएका हो गया, ये क्लोएकल अपर्चर हो गया। तो ये कंफ्यूज ना होइएगा, दोनों पास पास में। यूरिनोजेरेटल डक्ट हो गया, किडनी हो गया, फैट बॉडीज हो गई। पहले हम इधर देखते हैं ब्रेन के बारे में हम क्या बात कर रहे थे। तो ब्रेन में इसके हमने क्या देखा कि जो 4 ब्रेन इंक्लूड ऑल्फैक्टरी लोब्स, पेयर्ड सेरिब्रल हेमीस्फीयर, अनपेयर्ड डाइनसेफेलॉन। ठीक, तो दी मिड ब्रेन इज कैरेक्टराइज्ड बाय दी ये पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब। जो मिड ब्रेन होता है उसमें भी एक ऑप्टिक लोब का पेयर पाया जाता है। जैसे यहाँ पे ये हमने ऑप्टिक लोब लिखा है, तो ऑप्टिक लोब जो होता है ये भी पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। ये पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब पाया जाता है मिड ब्रेन में। उसी तरह हाइंड ब्रेन के जो पार्ट होते हैं, हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। द मेडुला ऑब्लोंगेटा पासेस आउट थ्रू दी फोरामेन एंड मैग्नम एंड कंटिन्यूज इनटू स्पाइनल कॉर्ड। उसी के थ्रू फिर ये स्पाइनल कॉर्ड में पास कर जाता है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे यहाँ से लगता है, जो ब्रेन वाला पार्ट है, यहाँ से आप चीज़ों को थोड़ा केयर करके पढ़िएगा कि यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बनते हैं। ठीक,
तो यहाँ तक ये हो गया। तो इसके बाद हम चलते हैं, फ्रॉग हैज़ ए डिफरेंट टाइप ऑफ सेंस ऑर्गन। फ्रॉग के पास जो होती हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं ऑफ टच सेंसरी पैपिली, जैसे टच के लिए सेंसरी पैपिला पाया जाता है, टेस्ट के लिए टेस्ट बड पाया जाता है, स्मेल के लिए नेजल एपिथेलियम पाया जाता है, विजन के लिए आई पाई जाती है, हियरिंग के लिए टिम्पेनम विथ इंटरनल एयर पाया जाता है। Out of these, eyes and internal ear are well organized structure and the rest are cellular aggregation and nerve endings. Eyes in a frog are ये पेयर, जो आई होती हैं फ्रॉग में वो पेयर ऑफ स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती हैं सिचुएटेड इन ऑर्बिट इन स्किल। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये भी आप ध्यान रखें। दीज आर सिंपल आई पोजेजिंग ओनली वन यूनिट। एक्सटर्नल एयर जो होता है इसमें एब्सेंट होता है इन फ्रॉग एंड ओनली टिम्पेनम इज प्रेजेंट। इसमें केवल टिम्पेनम पाया जाता है। कैन बी सीन एक्सटर्नली, जो कि हम एक्सटर्नली बाहर से देख सकते हैं। दी ईयर इज एन ऑर्गन ऑफ हियरिंग एज वेल एज बैलेंसिंग इक्विलिब्रियम। इसका ईयर जो होता है भैया वो सुनने के साथ साथ इक्विलिब्रियम बैलेंस करने में भी मदद करता है। जैसे आपके कान में जो होता है एक फ्लूइड पाया जाता है, उसी तरह इसके भी कान में एक फ्लूइड पाया जाता है। उस फ्लूइड का काम क्या होता है, वो फ्लूइड जो होता है ये एक इक्विलिब्रियम बैलेंस करता है, ठीक। अब भैया उसका कुछ केमिकली फंक्शन होगा तो जो है वो इक्विलिब्रियम बैलेंस करने का काम करता है। जैसे आप भैया गांव में वो घुमरी खेले हो, घुमरी जिसे आप घूम घूम के घूमते रहते हैं, गोल गोल घूमते हैं। तो कभी कभी आपको साथ हुआ होगा कि आप घूमते 2 मिनट तक तो ऐसा लगता है बस आप खड़े होने के बाद भी ऐसे ज़मीन पर घूमते रहते हैं, लौटते रहते हैं, मतलब वो आपका रुकता नहीं है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि मतलब आप इतनी बार घूम जाते हैं कि आपके जो कान के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है वो भी घूम जाता है, आपका वो हिल जाता है, तो फ्लूइड बैलेंस नहीं हो पाता है, ठीक। तो वो फ्लूइड नहीं बैलेंस कर पाता, जिसके कारण आप कुछ देर तक स्थिर नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए वो बैलेंसिंग इक्विलिब्रियम बैलेंस करने के लिए उस फ्लूइड का भी होना बहुत ज़रूरी है। फ्रॉग हैव सेल ऑर्गेनाइज्ड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ एलोइस ओबियोइड टेस्टिस। मेल जो होता है इसके बाद पेयर्ड ओबियोइड टेस्टिस होता है, ये आपको पता है, सेम आपकी तरह चीज़ें हैं। एंड व्हाट आर यू, यहाँ पे देखते हैं अपर पार्ट ऑफ द किडनी डबल फोल्ड पेरिटोनियम कॉल्ड मेजोर्कियम। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट यहाँ से है। जो अपर पार्ट में पाया जा रहा है डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम कॉल्ड मेजोर्कियम। वासा फ्रेंसिया आर 10 to 12 पेयर। ये नंबर आप याद रखेंगे। किडनी ऑन दियर साइड एंड ओपन इनटू बिडर्स कैनाल। जो किडनी होती हैं दियर साइड ये बिडर्स कैनाल में ओपन होती हैं। ये फीमेल स्ट्रक्चर दिया गया है। ये ओविडक्ट हो गया भैया, ये ओवेरी हो गया, ओवा हो गया। इसका ओवेरी और मतलब ओवेरी और इसकी किडनी का कोई फंक्शनल कनेक्शन नहीं होता है। ये यूरिटर हो गया। ये इसके बाद क्लोएका अपर्चर यूरिनरी ब्लैडर हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे दिया गया हुआ है कि मतलब फाइनली इट कम्युनिकेट्स विथ द यूरिनोजेनिटल डक्ट दैट कम्स आउट ऑफ द किडनी एंड ओपन्स इनटू क्लोएका। द क्लोएका इज ए स्मॉल मीडियम चैम्बर दैट इज यूज्ड टू पास फीकल मैटर यूरिन एंड स्पर्म टू द एक्सटीरियर, ठीक। जो क्लोएका होता है ये एक स्मॉल मीडियम चैम्बर होता है जिसका यूज जो होता है ये फीकल मैटर को पास करने के लिए, यूरिन को पास करने के लिए, स्पर्म को पास करने के लिए, इन सभी को वेस्ट मटेरियल्स या इन सभी चीज़ों को बाहर निकालने के लिए यूज किया जाता है, ठीक। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड ए पेयर ऑफ ओवेरीज। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसमें एक पेयर ऑफ ओवेरी होती हैं। दी ओवेरीज आर सिचुएटेड नियर किडनी। ओवेरी जो होती हैं वो किडनी के पास में सिचुएटेड होती हैं। एंड देयर इज नो फंक्शनल कनेक्शन विद किडनी। देखो मैंने अभी बताया ना कि ओवेरी का कोई फंक्शनल कनेक्शन नहीं होता है किडनी के साथ। ये पेयर ऑफ ओविडक्ट फ्रॉम दी ओवेरीज ओपन इनटू द क्लोएका सेपरेटली। जो ओविडक्ट होती हैं ये भी पेयर्ड होती हैं, ये ओवेरी से एराइज करती हैं और क्लोएका में ओपन होती हैं। अलग अलग जगह पे मतलब अलग अलग सेपरेटली ओपन होती हैं, ये एक नहीं होती हैं, ठीक। ये मेच्योर फीमेल कैन ले 2500 to 3000 मतलब यहाँ 2500 से 3000 ओवा जो होती हैं ये एक बार में ले करती हैं, ठीक। तो फर्टिलाइजेशन इस एक्सटर्नल
एक्सटर्नल, इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है। टेक प्लेस इन वाटर, वाटर में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट इन्वॉल्व लार्वल स्टेज कॉल्ड टैडपोल, टैडपोल अंडरगो मेटामॉर्फोसिस टू फॉर्म द एडल्ट। इसमें डायरेक्ट जो होता है एडल्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है, सबसे पहले जो होता है ये लार्वा बनता है, लार्वा से जो होता है या मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस के थ्रू जो होता है या एडल्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक, अब यहाँ एक अच्छा सेकंड रीजन का क्वेश्चन बनता है कि ये फ्रॉग इज बेनिफिशियल फॉर द मैन काइंड। फ्रॉग जो है वो मैन काइंड के लिए बेनिफिशियल है, क्यों? बिकॉज दे ईट इंसेक्ट एंड प्रोटेक्ट द क्रॉप। तो ये जो है जो प्रोटेक्ट दी क्रॉप, मतलब ये इंसेक्ट को खाने का कार्य करते हैं ना, तो ये इंसेक्ट को खाने का कार्य करते हैं, इसलिए जो है ये क्रॉप को हमारे बचाते हैं, तो ये मैन काइंड के लिए जो है ये बेनिफिशियल है। फ्रॉग मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, फ्रॉग जो होता है मेंटेन करता है इकोलॉजिकल बैलेंस बिकॉज दीज सर्व एज एन इम्पॉर्टेंट लिंक ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब इन द इकोसिस्टम। ये भी इम्पॉर्टेंट एसेसन रीजन यहाँ से भी बनता है कि फ्रॉग जो है वो इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करता है, क्योंकि यह जो है ये एक लिंक ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब इन द इकोसिस्टम, मतलब एक इम्पॉर्टेंट लिंक की तरह मतलब कार्य करता है फूड चेन और फूड वेब मतलब इकोसिस्टम में। ठीक, तो इन कंट्रीज द मस्कुलर, इन सम कंट्रीज द मस्कुलर लेग्स ऑफ फ्रॉग इज यूज्ड एज फूड बाय मैन। मतलब कुछ देशों में अगर देखा जाए तो जो विदेशी होते हैं वो दरिद्र होते ही हैं, उनको सब्जियां मिलती नहीं हैं, तो वो क्या करते हैं कि फ्रॉग के जो मस्कुलर लेग होते हैं उनको ये चबा चबा के खाते हैं, मतलब उसकी लेग पीस बनाते हैं भैया, तो वो मांसाहारी होते हैं, तो उसको फूड के रूप में यूज करते हैं। तो इसके बाद इसकी समरी भी हम 2 मिनट में जल्दी से देख लेते हैं। तो सेल टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम स्प्लिट अप द वर्क इन ए वे दैट इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ द बॉडी एज ए होल एंड एग्जिबिट डिवीजन ऑफ लेबर। द टिश्यू इज डिफाइंड एज a group of cells along with intercellular substance performing one or more functions in the body. Epithelia are sheet-like structure, sheet-like tissue lining of the body surface and intestine and its cavities, ducts and tubes. ये एक important लाइन है जो कि एपिथीलिया आर सीट लाइक स्ट्रक्चर, मतलब जो ये है आपको एनिमल टिश्यू में हम बताएंगे, जिसे इस चैप्टर से स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की न्यू एनसीईआरटी से तो हटा दिया है, तो उसको जब नई में कराएंगे तो उसमें बताएंगे। ठीक, तो ये चीज़ वहाँ पे दे दिया है इसकी समरी में। ठीक, तो ये इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो कि एपिथीलिया हैव वन फ्री सरफेस फेसिंग ए बॉडी फ्लूइड एंड द आउटसाइड इन्वायरमेंट। एपिथीलिया की जो दोनों सरफेस होती हैं, एपिथीलिया अंदर की तरफ से जो होता है वो बॉडी फ्लूइड मतलब ब्लड किससे जो होता है कनेक्टेड होता है, और मतलब बॉडी फ्लूइड से कनेक्टेड होता है, और जो एक्सटर्नल होता है वो इन्वायरमेंट से हमारा कनेक्टेड होता है। तो दियर सेल्स स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली कनेक्टेड एट जंक्शन। ये सेल जो होते हैं स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली एक जंक्शन पर कनेक्ट होते हैं, वहाँ पे आपको जंक्शन के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। द इंडियन बुल फ्रॉग, जो इंडियन बुल फ्रॉग हम भैया राणा टिग्रीना राणा साहब को कहते हैं, इस कॉमन फ्रॉग फाउंड इन इंडिया। बॉडी इज कवर्ड बाय स्किन, म्यूकस ग्लैंड आर प्रेजेंट इन दी स्किन। इसमें इसकी स्किन पर जो म्यूकस पाया जाता है वो म्यूकस ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। हाईली वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम लैंग्स कहते हैं। हेल्प इन रेस्पिरेशन इन वाटर। स्किन इसकी जो होती है ये हाईली वेस्कुलराइज्ड होती है। हेल्प इन रेस्पिरेशन इन वाटर एंड ऑन लैंड। बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। इसकी बॉडी जो होती है 2 पार्ट में डिवाइड होती है, हेड एंड ट्रंक। ये सब चीज़ें हमने आपको पढ़ा दिया, बस ऐसे हम रीड कर देते हैं। ये मस्कुलर टंग इज प्रेजेंट व्हिच इज बाइलोब्ड एट द टिप एंड इज यूज्ड कैप्चरिंग द प्रे। द एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड रेक्टम व्हिच ओपन इनटू क्लोएका। द मेन digestive glands are liver and pancreas. It can respire in water, through skin, through lungs, on land. Circulatory system is closed with single circulation. RBC or nucleated nervous system is organized into
central, peripheral, and autonomic. The organ of urinogenital system are kidney and urinogenital ducts which open into cloaca. The male reproductive system is a pair of testes. जो इसका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसमें पेयर ऑफ टेस्टिस पाई जाती हैं. द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज ए पेयर ऑफ ओवेरीज. ये फीमेल लेज 2500 to 3000 ओवा एट ये टाइम. दी फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट आर एक्सटर्नल, मतलब इसमें फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट जो होता है वो एक्सटर्नल होता है वाटर में. द इक्स हैच इनटू टैडपोल्स व्हिच मेटामॉर्फोसिस इनटू फ्रॉग. जो डायरेक्ट इसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता नहीं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है क्योंकि इसमें से पहले लार्वा बनता है उसके बाद जो होता है एडल्ट का फॉर्मेशन होता है. तो इस तरह से भाई लोग ये आपका चैप्टर हुआ कंप्लीट. तो हमने मतलब लगभग 1 घंटा 6 मिनट लग गया है आपको ये चैप्टर कंप्लीट करने में. तो पूरा डिटेल हमने डिस्कशन किया है, लगभग किसी भी पॉइंट को इसमें हमने छोड़ा नहीं है, एकदम बेसिक से कवर किया है. अगर अभी भी आपको कोई समस्या लगती है तो आप डाउट बॉक्स में हमें बता सकते हैं. तो इसी तरह से हम एक टॉपिक को कवर करते रहेंगे. तो अब फ्रॉग हो गया, अगली शॉर्ट में हम एक शॉर्ट में हम कर देंगे एनिमल टिश्यू को, एक में कर देंगे हम कॉकरोच को. ठीक, तो ऐसे धीरे धीरे कवर हो जाएगा. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है या वैसे भी आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, क्योंकि आपका रिस्पांस ही हमारी मोटिवेशन है जिसके थ्रू हम आगे लेक्चर्स को प्रोवाइड करते रहेंगे. तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले एक नए चैप्टर के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.